जोहार साथियों, आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल हमारा आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये 21-22 जून 2024 2 दिवसीय कार्यशाला जो SLDRC माटीगढ़ा द्वारा लोहेला पास्कल सेंटर में किया गया था उसी से जुड़ा हुआ है। आज इस वीडियो के माध्यम से मिस अनुप्रीति जो एक एडवोकेट हैं और सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई है और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में आदिवासियों का आगमन कब और कैसे हुआ। पश्चिम बंगाल में चाय बागानों की शुरुआत कब और कैसे हुई। चाय बागानों के लिए जो ज़मीन चाहिए थी वो ज़मीन चाय बागानों को कैसे मिली। तराई, द्वारस और पहाड़ में चाय बागानों की संख्या कितनी है। समय समय में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चाय बागानों के ऊपर में बहुत सारे कानून लाए गए। वर्तमान समय में चाय बागानों के ऊपर में कानून बनाए गए हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी, चाय बागानों में जो कानून लाए गए हैं, कब लाए गए, क्या क्या कानून लाए गए, इन सब चीज़ों की जानकारी। और आज जो ज़मीनी अधिकार की जो मुहिम चल रही है, ये ज़मीनी अधिकार की मुहिम कब, कैसे और किनके द्वारा शुरुआत किया गया, इन सब चीज़ों की जानकारी बारीकी से इस वीडियो में मिस अनुप्रीति जो एक एडवोकेट है उनके द्वारा आप सभी को मिलेगा। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को एकांत प्लेस में देखिए। और जब वीडियो को देख ही रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि नोटबुक और कलम लेके साथ में बैठ जाइए। जो भी जानकारी आप लोग को मिलती है उन्हें आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपना वीडियो को अंत करता हूं। और आप सभी से अनुरोध है, अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अभी अपलोड करूंगा तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। इतना ही बोलते हुए मैं अब अपना बात को अंत करता हूं और चलते हैं वीडियो की ओर। जोहार। मुद्दा है और ये चाय बागान नॉर्थ बंगाल रीजन में ना विशेषकर हिल्स में 87 रजिस्टर्ड चाय बागान है, तराई में 45 और डोर्स में 145 रजिस्टर्ड चाय बागान है, जिसमें कुल टोटल मिलाकर 279 रजिस्टर्ड चाय बागान है। लेकिन ये जो रजिस्टर्ड चाय बागान है ये टोटल है, इसको हम नहीं कह सकते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि इसमें और भी चाय बागान रजिस्टर्ड है जो करीबन 400 से भी अधिक हो सकती है। तो जैसे हम जानते हैं, फादर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो आगमन हुआ है, हमारा जो आदिवासियों का आगमन पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से हुआ और कितनी ईस्वी से हुआ है, तो उसी को हम जानेंगे। जैसे देख सकते हैं स्लाइड में कि 1850 में हमारा जो तराई में जो चाय बागान खुला वो न्यू चमथा में सबसे पहले खुला है, तराई एरिया में देखेंगे तो। और आसाम में 1837 में आसाम के चाबुआ नामक जगह पे, भारत में देखें तो भारत में जो चाय बागान की शुरुआत हुई है वो आसाम के चाबुआ नामक जगह में हुई। और हमारे तराई में देखेंगे तो सबसे पहले न्यू चमथा में 1866 ईस्वी में हुई है। तो इसके वो उनके ही अधिकार में थी। जिस प्रकार चाय बागान के लोग जो काम कर रहे थे तो कंपनी उन्हें रहने के लिए कुछ जगह देते, जिसको भी हम लोग बागान क्वार्टर बोलते हैं। तो उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार गई, ब्रिटिश सरकार जाने के बाद में जब भारत सरकार का आगमन हुआ तब उन्होंने ये जो चाय बागान के से रिलेटेड उन्होंने वेस्ट बंगाल लैंड एक्विजिशन एक्ट 1953 और वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 इस प्रकार से बहुत सारे जमीन से रिलेटेड नियम कानून बनाए, जिसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल लैंड एक्विजिशन एक्ट 1953 क्या बोलता है, इसको किस पर्पज से बनाया गया,
कि जैसे अभी मैंने बताया कि भारत सरकार आने के बाद जैसे हमारे आदिवासियों के पास में और जमींदारों के पास में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, तो भारत सरकार ने क्या किया, उनको उनकी ही डेवलपमेंट के लिए उन्होंने उनका जो जमीन था ना, आदिवासियों की जो जमीन थी और जमींदारों के पास जो जमीन थी, उनको उन्होंने क्या किया, अक्वायर करना शुरू किया और उनके ही डेवलपमेंट के लिए, जैसे आप लोग पढ़ पा रहे होंगे कि नीड फॉर द पब्लिक पर्पज, लोगों के लिए ही, लोगों के डेवलपमेंट करने के लिए ही उनको जमीनें चाहिए थी, क्योंकि भारत आजाद होने के बाद उनको बड़े बड़े स्कूल्स बनाने थे, हॉस्पिटल्स, जितने भी हमारे लिए जो भी सुविधाएं प्राप्त उनको करानी थी, उनके लिए उनको जमीन चाहिए थी। तो जमीन लाते तो कहाँ से लाते, जमीन तो हमारे पास में थी ना, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस जमीन को अक्वायर करना शुरू किया। इसीलिए उन्होंने और अक्वायर करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, इसीलिए सरकार ने क्या किया, वेस्ट बंगाल लैंड एक्विजिशन एक्ट कानून के तहत में उस जमीन को अक्वायर करना, मतलब अपने पास लेना शुरू किया। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955, इसमें क्या किया, 1953 में जब एक्विजिशन एक्ट बना, तो अभी उसमें उसी का और ये रूपांतरित रूप जिसको हम बोल सकते हैं, उन्होंने उसी जमीन को क्या किया, रिफॉर्म कर दिया, मतलब उसको चेंजेस, उसमें कुछ चेंजेस लाए और उस जमीन जो उन्होंने अक्वायर किया था उसको उन्होंने लीज लैंड में परिवर्तित किया। और उसमें क्या कहा गया है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर में उन्होंने बेसिकली ये बताया कि हमारी जो जमीन जो उन्होंने लीज बनाई हुई थी, उस जमीन का बंटवारा कैसे होगा, हर एक व्यक्ति को कितना कितना जमीन मिलेगा और किस प्रकार से जमीन का मैनेजमेंट किया जाएगा। हाँ, उस रिलेटेड उन्होंने ये वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाया, ठीक है। और इसके बाद भी सरकार रुकी नहीं, अभी भी उसके बाद भी वो नए नए नियम कानून बनाते गई, और जिसके माध्यम से हमारा जो अधिकार का हनन जो हो रहा है, हमारा जो जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है, उसकी स्थिति जब हम देखते हैं तो वो बद से बदतर होती जा रही है। तो ये जो मुहिम हमने चलाई थी, तो ये भारत के आजाद होने के बाद से लेके 2006 तक हमारी मुहिम की शुरुआत बेसिकली यहाँ से हुई। इसके आगे भी विपरीत रूप से काम चल रही थी, लेकिन हमारे पास अगर हम यहाँ से हमारे लोगों को ना नेतृत्व पहल के लिए आगे बढ़ाने का बात जब आया, तब 2006 से उसकी शुरुआत हुई है। उसमें हमारे बहुत सारे लोग शामिल थे, जैसे उसमें बहुत सारे आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन थे, NGOs थे, हमारे प्रोविंस का सपोर्ट रहा, HLDRC सोशल सेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, और इसके साथ साथ बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग जुड़े, एडवोकेट्स लोग जुड़े, इंटेलेक्चुअल रिसर्चर्स, बहुत सारे लोगों का एक साथ में जुड़ना और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन उस समय में क्या हुआ कि हमारे पास में जमीनी मुद्दों को लेकर के हमारे पास उतनी क्लैरिटी नहीं थी, हमारे पास में उस इशू के लिए मतलब उतनी समझ नहीं थी, और उस इशू को लेकर के इतना फोकस्ड नहीं थे। तो इसीलिए आगे हमने इसमें जितने भी लोग जुड़ते गए, उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, और रिसर्च करते करते हम अभी आगे की स्लाइड में जानेंगे किस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। आज तो हम देख सकते हैं फादर पीटर महेंद्र को, उनके द्वारा ही ये 2017 में सबसे पहले हमारे तराई में कह सकते हैं फादर पीटर महेंद्र डिग्गा और रांची की जो टीम है, उन्होंने इस पर लैंड राइट्स को लेकर के पैरेलल स्टडीज किया, और उन्होंने इस सेमिनार में, उन्होंने इस वर्कशॉप में उन्होंने क्या बताया कि विशेषकर उन्होंने मेन नेत्रहाट आंदोलन का जो मॉडल है उसको उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की। नेत्रहाट आंदोलन आप जानेंगे कि किस प्रकार से झारखंड के नेत्रहाट जगह में ना कैसे उस जगह को ना, उस गांव को फायर रेंज के लिए अक्वायर करना चाहती थी सरकार, लेकिन वहां के लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया, और उसी का मॉडल हमारे यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और किस प्रकार हम आगे की रणनीति बनाएंगे, उसके लिए उन्होंने इस मॉडल का एग्जाम्पल दिया। इसके तुरंत बाद 2017 में
फिर से 2 सितंबर को प्रोफेसर विजय खाटा और उनकी टीम आई थी और उन्होंने भी हमारे लिए यहाँ पर एक सेमिनार कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने बेसिकली 6 शेड्यूल में जो भारत के संविधान के 6 शेड्यूल्स में जो हमारे ST लोगों के लिए जो राइट्स है, लैंड राइट्स को लेकर के उनको जोड़ देते हुए उन्होंने उस वर्कशॉप का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है 2018 में फिर से 2 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया, जो माचीगढ़ा में ही किया हुआ था। तो इसमें देख सकते हैं प्रोफेसर अभय पगेल खाका, जो JNU से दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनकी टीम और वे आकर के उन्होंने लैंड राइट्स के बारे में जो अपनी जानकारी थी उन्होंने लोगों के साथ में साझा किया। इसके बाद एडवोकेट रवि सागर एंड एडवोकेट तेरेसा, सिस्टर तेरेसा और उनकी टीम ना, जो सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी हैं, वे आए और उन्होंने आदिवासी लैंड राइट्स को लेकर के चर्चा किया और उन्होंने जो वर्कशॉप में जो उन्होंने बताया और उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए हमारे उसमें फादर पास्कल भी है और हमारी जो टीम है HLDRC की जो टीम है ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर माटीगढ़ा, उनकी इन सभी कुछ लोगों के एक्टिविस्ट लोगों के साथ में जुड़ते हुए हमारी जो मुहिम है वो अभी भी आगे बढ़ रही है। इसके बाद हम देखेंगे क्या हुआ कि हमारा 2 साल का करीबन 2 साल का गैप रहा और उसी गैप के बाद तुरंत बाद में ना फिर से एक वर्कशॉप रखा गया, जो हमारा पहला वर्कशॉप था तराई का गायागंगा में, जिसमें एडवोकेट नवीन केरकेटा, मिस्टर हरिहर नागवंशी और मिस्टर जयप्रकाश और मिस्टर जूनस केरकेटा के नेतृत्व में इस सेमिनार को कंडक्ट कराया गया। और अभी जो हम लोग ROR फॉर्म जो भर रहे हैं वो उन्हीं का एक ROR फॉर्म का जो कंसेप्ट है, उनका जो फॉर्म का जो स्टाइल उन्होंने मॉडल जो तैयार किया है वो उन्हीं के वहां से आया है। तो इन लोगों के द्वारा ही गायागंगा में फर्स्ट सेमिनार हुआ था, जिसमें भारी संख्या में हमारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने जाना अपना अधिकार क्या है, अपने जमीन के अधिकार को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए लोग बहुत ही उत्साहित रूप से इसमें भाग लिए थे। ये उसका फोटो है जहाँ गायागंगा में जो फर्स्ट सेमिनार हुआ था उसका। इसके बाद से उसकी ही अगुवाई करने के लिए हमारे ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर के फादर डायरेक्टर और हमारी जो HLDRC की टीम है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के ये अवेयरनेस देना शुरू किया कि किस प्रकार हम अपने जमीन की रक्षा कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। और इसका मेन जो इनिशिएटिव हुआ है वो HLDRC की तरफ से ही हुआ है। तो अभी जो हमारा काम चल रहा है, जो मुहिम हमने चलाई है, उसमें मेन नया मोड़ देखेंगे तो हमारा जो अगस्त का नोटिफिकेशन आया और वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का जो नोटिफिकेशन आया है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज आया। जैसे इसमें कहा गया था कि 5 डेसिमल पट्टा ना सेटलमेंट के लिए होम्स वितरण करने की बात कर रहे थे, उन्होंने हम लोगों का क्यों ढीला दिया। तो अभी हम उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आगे इसका जो भी गांव में जाकर के हमारा विशेषकर जो भी अवेयरनेस हो रहा है या फिर हम देखेंगे जो भी जानकारी हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, हम बड़ी जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी लोग है इसके बारे में जाने, अपने अधिकार के बारे में जाने और अपनी जमीन की रक्षा कर सके और अपना जमीन का जो मालिकाना हक है वो ले सके। कि जब नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आने के पहले ये देखें कि टूरिज्म पॉलिसी जो हुआ है वेस्ट बंगाल का, जैसे फादर ने बताया कि इसका टूरिज्म 2013 में ही आ चुका था। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो भी लैंड ना
कंस्ट्रक्टेड लैंड जो होगा वो 5% सिर्फ होगा। लेकिन अभी उसी को चेंज करके, उसी पॉलिसी को चेंज करके 2019 में और एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें वो 5% का जो लैंड था उसको बढ़ा करके 15% तक कर दिया गया है। और ये जो पॉलिसी निकली है वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, रिफ्यूजी एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट के तहत में बिल पास हुआ था, जिसमें बाद में इसको टी टूरिज्म पॉलिसी का नाम दिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के सेक्शन 6 क्लॉज 3 के अनुसार उन्होंने कहा कि जितना भी अनयूटिलाइज लैंड जो है उसको यूज करना पड़ेगा और उसको कैसा बनाना है, इको फ्रेंडली बनाना है। तो इसमें जो लोग हैं बाहर से वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करेंगे ताकि क्या होगा, वहाँ के जो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इसके लिए कुछ जगह है सेलेक्ट की गई और इसको बताया गया कि किस प्रकार से कौन इसको हैंडल करेंगे, कौन मैनेजमेंट करेगा। और उन्होंने ये कहा कि इस पॉलिसी के अनुसार टोटल लैंड जो होगा टी गार्डन का वो 5% नहीं होगा, वो 15% तक होगा, जो 150 एकड़ बनता है। और उसमें 150 एकड़ का लैंड जो है उसमें 40% जो है वो कंस्ट्रक्टेड के लिए यूज होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बनेगा, टी टूरिज्म हो सकता है, प्लांटेशन हो सकता है, पावर प्रोजेक्ट हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, टूरिस्ट रिजॉर्ट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत सारी चीज बनाने के लिए उन्होंने ये 40% लैंड यूज होगा करके उन्होंने उसमें कहा है। और इसके लिए उन्होंने कुछ चिन्हित जगहों को सेलेक्ट किया और उन्होंने ये कहा, और जो अगर बात हम करते हैं कि अगर 40% में जो कंस्ट्रक्टेड एरिया हो रहा है उसमें भी 80% जो होगा, और जिस जगह को चिन्हित किया गया है, अगर लेबर लैंड की बात करें, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया की बात करें, चाहे वो ट्राइबल एरिया की बात करें, उसमें 80% जो है लोकल रेसिडेंट्स जो वहाँ के हैं, अगर जॉब का कुछ होगा, एम्प्लॉयमेंट का कुछ अगर दिया जाएगा तो उन्हीं को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो उस एरिया को अगर फॉरेस्ट एरिया में अगर करते हैं तो उनकी अथॉरिटी से उनको परमिशन लेना होगा। तो और हमारे जो ट्राइबल लोगों की जमीन की जो बात हो रही है, अगर उस जगह को लोग चिन्हित करते हैं तो उसमें नियम कानून के तहत ही उनको हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको हटा देंगे, नहीं, लेकिन वो जो ट्राइबल एरिया जो चिन्हित किया जाएगा उसको नियम कानून के आधार पर हटाया जाएगा। वेस्ट बंगाल चाय सुंदरी स्कीम निकाला। चाय सुंदरी स्कीम आप लोग जानते होंगे ना, बताने की तो जरूरत नहीं है कि दो रूम का घर, अटैच टॉयलेट, बाथरूम, एक बरामदा ना। तो उसमें सरकार ने क्या की, एक प्रकार से हम इसको प्रलोभन कर सकते हैं कि चाय सुंदरी स्कीम में उन्होंने क्या किया, इसका इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ था, उसका लॉन्च जो हुआ था 17 सितंबर 2020 को ही हो गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, 21, 22 और 23 को, 2021, 22 और 23 को इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। और उन्होंने क्या कहा, उनका लेबर का जो मिनिमम वेज था ना 67 रुपीज से हटा करके उन्होंने मिनिमम वेजेस 176 कर दिया। और 3 चाय बागान जो बंद पड़े थे उनको खोल दिया। और आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल ने कहा कि मधु बागान, बंदापानी बागान और सुरेंद्र नगर बागान को वो फिर से खोलेंगे। और इसी का हम एक्सटेंडेड रूप हम कह सकते हैं चाय सुंदरी एक्सटेंशन स्कीम जो अभी न्यूली लॉन्च हुई है। इसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई चाय सुंदरी लेते हैं या फिर अगर कोई 5 डेसिमल पट्टा लेते हैं तो उनके लिए जिन लोगों को 5 डेसिमल पट्टा का जो वितरण किया जाएगा, वे लोग क्या कर सकते हैं, उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये भी दिया जाएगा। लेकिन इसमें डिफरेंस आप देखिए, ये चाय सुंदरी का कॉन्सेप्ट जो आया था उसमें पहले ये नहीं कहा गया था कि इसमें 1,20,000 रुपये मिलेगा, लेकिन और अभी जो पहले ले चुके हैं चाय सुंदरी स्कीम वो अभी 1,20,000 रुपया क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि उनको पट्टा के तहत ही 1,20,000 रुपया क्लेम वो लोग कर सकते हैं। इसकी आगे की जानकारी आगे अरविंद सर बताएंगे।